नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी के विशाल प्लेटफॉर्म पर। साथ ही साथ मेरा यूट्यूब चैनल जो चल रहा है MCG अकेडमी, उस पर भी आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज की क्लास में हम 15 MCQs करने वाले हैं, किसके, हिंदी के, और वो भी आप लोगों की बहुत ही कम टाइम की क्लास होने वाली है, तो आप लोगों को फास्ट तरीके से स्टार्ट करना है। ओके, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्या होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने ये रहा, किस तरीके से है। पहले क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा ऐड आप लोगों के लिए कि यदि आप लोग अनअकैडमी पर जो है पढ़ रहे हो और आपने यदि प्लस कोर्स परचेस कर लिया है, तो प्लीज़ आप जो है मेरा ये जो इनरोल कर लेना है कोर्स जो अभी चल रहा है, क्रैश कोर्स फॉर MPPSC एंड MPSI के लिए, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो प्लीज़ इसको इनरोल जरूर कर लेना, जिससे आपको मेरी इस क्लासेस का जो प्लस की क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। ओके, बताइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, गणना शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो गणना और गणना आप लोगों का 2 टाइम्स लिखा गया है। बताइए भाई इसका सही अर्थभेद चयन का मतलब ये होता है कि किस तरीके से आप लोगों का ये इनका अर्थ निकलने वाला है। तो दूसरा, ये पहला वाला गणना ये है, दूसरा वाला गणना ये है। तो अर्थभेद चयन कीजिए, इनके अर्थ में क्या अंतर है। देखो, गणना या गणना युग्म के सही अर्थभेद का जो चयन आप लोगों को करना है, तो इसमें जो आप लोगों को राइट आंसर होगा वो बी वाला, गिनती चुभना, इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। गणना, तो गणना पहला रहता है काउंटिंग वाला, और दूसरा जो आप लोगों का गणना है वो है चुभने वाला गणना, है ना। तो आप लोगों का जो है राइट आंसर होगा इसमें आप लोगों का बी वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, निरूपाय शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो निरूपाय का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। देखो, निरूपाय में जो आप लोगों का संधि विच्छेद होना चाहिए वो निर प्लस उपाय, मोस्ट ऑफ लोग इसको ले रहे हैं, लेकिन निर प्लस उपाय जो आप लोगों का है वो यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर जो आप लोगों का आएगा निहि प्लस उपाय होगा। तो ये कुछ एक अपवाद रहते हैं, इनको याद कर लेना ही बेटर रहेगा। जैसे कि मनोरथ होता है तो वो भी विसर्ग संधि का एक अपवाद है, जैसे निरूपाय भी एक अपवाद ही है। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या कहता है, हरिश्चंद्र शब्द में संधि कौन सी है। तो बताइए हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है। हरिश्चंद्र शब्द में जो संधि आप लोगों की रहती है, हरिश्चंद्र में कौन सी संधि रहती है आप लोग बता सकते हो। इसमें जो आप लोगों की संधि है वो आप लोगों की विसर्ग संधि होगी, आप लोगों का यही राइट आंसर होगा। यथासाध्य शब्द में समास कौन सा है। तो यथासाध्य में कौन सा समास है बताइए। देखो, हरिश्चंद्र शब्द में जो आप लोगों की संधि हो चुकी है, ये पूछ रहा था यथासंभव, हरिश्चंद्र का पूछा था, यथासंभव का पूछा था ना। तो यथासंभव का होता है आप लोगों का अव्ययी भाव समास। ओके, इसमें जो आप लोगों का होना है सी वाला राइट आंसर होगा। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, आगे वाला शब्द अव्यय होता है। तो यथा, तथा, यत्र, सर्वत्र, तत्र, ये सब आप लोगों के क्या रहते हैं, अव्यय रहते हैं। ओके, काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है। तो बताइए भाई काली मिर्च शब्द में कौन सा समास आप लोगों का होता है। तो काली मिर्च जो आप लोगों का शब्द दिया गया, इसमें समास पूछा गया था, जिसमें कर्मधारय समास है। ठीक है, कर्मधारय है काली मिर्च। अनेकार्थक शब्द हार के लिए निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो भाई गलत विकल्प का चयन करके बताइए। देखो, अनेकार्थक शब्द जो है आप लोगों का हार के लिए निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करके बताना था। तो हार के लिए गलत शब्द, देखो हार के लिए हम पराजय लगाते हैं तो ये बिल्कुल सही है, माला लगाते हैं बिल्कुल सही है, विजय वाले को माला पहनाते कि नहीं, गले का आभूषण, तो ये सब चीज़ें सही हैं। अनेकार्थिक शब्द में गलत विकल्प का चयन, तो बिहार आप लोगों का गलत का जो होगा। ओके, सी वाला इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, अनेकार्थक शब्द पानी के लिए निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो गलत कौन सा है बताइए। तो पानी की बात कर रहा है, तो पानी का गलत विकल्प का चयन कीजिए। भाई पानी का गलत विकल्प क्या है भाई बताइए। पानी क्या, देखो सही क्या है, संजीवनी जो है आप लोगों का, इनमें से अलग या गलत की बात कर रहा है तो इज्जत, चमक, जल, ये तो आप लोगों का जल के लिए होता है, लेकिन संजीवनी आप लोगों का इसमें राइट आंसर हो, क्योंकि यही गलत विकल्प है इसमें से। ठीक है, अनेकार्थक शब्द इसमें जो आप लोगों के हैं, देखो पानी को इज्जत भी कहते हैं, चमक भी कहते हैं, एंड आप लोगों का ये भी कहते हैं, संजीवनी ही इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। ओके, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वाक्य सही है और सही वाक्य का चयन आप लोगों को करना है। तो बताइए भाई कौन सा वाक्य सही है। देखो, इसमें आप लोगों को दिया गया है कि कौन सा वाक्य सही है, सही वाक्य का आप लोगों को चयन करना था, गलत का नहीं करना था। आपका आशीर्वाद आवश्यक है, ये आप लोगों का डी वाला राइट आंसर है। डी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा।
निम्न में से एक वाक्य गलत है और गलत वाक्य का चयन कीजिए। भाई बताइए गलत वाक्य कौन सा है आप लोगों का। इसमें आप लोगों से बोला गया था कि एक वाक्य गलत है, तो गलत वाक्य को पहचानना था। वो इजीली आप लोग पहचान सकते हो कि ये वाला वाक्य जो आप लोगों से बोल रहा है ना कि दूध में कौन पड़ गया, तो दूध में जो आप लोगों का कौन पड़ गया, तो कौन पड़ गया वाली सिस्टम में जो आप लोगों का कोई राइट आंसर जो है होने को तो यही हो सकता है, मीन्स यही गलत वाला वाक्य यही है ना। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। किस प्रकार का वाक्य? मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। तो ये मिश्रित वाक्य है आप लोगों का, बी वाला ही तो राइट आंसर है इसमें आप लोगों का। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, निम्न में से साधारण वाक्य का चयन कीजिए विच इज सिंपल सेंटेंस। देखिए इसमें जो आप लोगों का दिया गया है निम्न में से साधारण वाक्य का चयन कीजिए। तो सिंपल सेंटेंस का मैंने बोला था एक करता है क्रिया, तो मैं आपसे सहमत हूँ, है ना। तो ये आप लोगों का जो है बी वाला राइट आंसर होगा। शुद्ध वर्तनी पहचानिए। शुद्ध वर्तनी कौन सी लिखी हुई है ये बताइए कौन सी है। शुद्ध वर्तनी को पहचानना है। तो शुद्ध वर्तनी आप लोगों का रचयिता लिखा हुआ है ना। छिपकली गलत होता है, छिपकली होता है। उजियाला उजाला होता है, ये भी गलत है। एंड आप लोगों का ये युधिष्ठर युधिष्ठर होता है, युधिष्ठर इस तरीके से युधिष्ठर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का अशुद्ध वर्तनी को इसमें से भी पहचानिए कौन सा होगा भाई अशुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी को इसमें पहचानना था, अशुद्ध वर्तनी को। अशुद्ध जो आप लोगों का था इसमें वो उदाहरण, उदाहरण नहीं होता उदाहरण होता है, वो उदाहरण है ना, उदाहरण नहीं होता। ठीक है, बोलने में हम कुछ भी बोल सकते हैं, उदाहरण बोलिए, लेकिन वो उदाहरण होता है ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों का आंख का अंधा नाम नयन सुख। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आंख का अंधा नाम नयन सुख। लोकोक्ति का जो अर्थ आप लोगों का रहता है वो आप लोगों का रहता है सी, मीन्स गुण के विपरीत नाम होना, इसी को कहते हैं आंख का अंधा नाम नयन सुख। ओके, तो सी वाला इसमें आप लोग का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ये तो मैंने आपको कल भी बताया था। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए तो मीन्स बहुत कंजूस व्यक्ति होना। समझ रहे हो बात को? मीन्स आप लोगों को एक कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ लेना चाहिए बट वो लेता नहीं है, उसी को कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। दमड़ी क्या होती है? मुद्रा को कहते थे पहले, मुद्रा को कहते थे, अभी रुपया कहते हैं ना, पहले दमड़ी हुआ करती थी, दमड़ी चलती थी। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का किसी से कोई संबंध ना रखना किस लोकोक्ति में निहित है। तो किसी से कोई संबंध ना रखना किस लोकोक्ति, कौन सी लोकोक्ति है जो उसका जो है अर्थ निकालते ही है। किसी से कोई संबंध ना रखना, इस लोकोक्ति में जो आप लोगों का अर्थ रहता है कि ना लेना एक ना देना दो वाली कंडीशन रहती है आप लोगों की, है ना। मतलब किसी से कोई मतलब ना रखना, ना लेना एक ना देना दो। सही उत्तर का चयन कीजिए। पहली आप लोगों की बोल रही है आप लोगों से, पहली है अटक चली मटक चली पहर चली झाए ऐसी खसम की लाडली चढ़ चली काय। तो ये भाई मेरे को भाषा का दोष नहीं देना, भाषा क्योंकि ऐसी ही रहती है क्षेत्रीय, तो इसका भाई आप लोगों को बताना है कि क्या राइट आंसर होगा। ये आप लोगों की तलवार रहती है, तलवार को ही ये वाली शूट करती है कि अटक चली मटक चली पहर चली जाए और ऐसी किस्म की लाडली चढ़ चली काय, तलवार इसको कहते हैं। ओके, निम्न पहेली के सही उत्तर फिर से देना है। एक और आप लोगों का दिया गया है पहेली, लाल बैल खड़े हैं करिया बैल भागत है। क्षेत्रीय हैं लेकिन जो काफी इंपोर्टेंट रहते हैं। लाल बैल खड़े हैं करिया बैल भागत है। तो इसमें आप लोगों का निम्न पहेली का सही उत्तर का चयन जो आप लोगों को करना है वो आग और धुआं रहता है कि जो है लाल बैल खड़े हैं और करिया बैल भागत है। तो लाल बैल का मतलब जो आग को यहाँ पर लाल बैल की संज्ञा दी गई है और काला बैल मतलब धुएं की संज्ञा दी गई। ओके, निम्नलिखित में से काव्य छंद कहा गया है। तो काव्य छंद किसको कहा गया है बताइए भाई, किसको काव्य छंद कहा गया है। तो इसमें जो आप लोगों का है रोला छंद, इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। ओके, इसमें कुछ समझाना तो है नहीं, काव्य छंद किसको कहा गया है। तो रोला छंद का दूसरा नाम जो कह सकते हैं काव्य छंद भी इसको कहते हैं। ओके, कौन सा छंद संघटक तत्व नहीं है। तो बताइए भाई, दोनों से पढ़ा नहीं तो इसको पढ़ना पड़ेगा। छंद क्या कहते हैं, छंद अलंकार, एक रिवीजन वो कोर्स मेरा चल रहा है उसमें आपको पढ़ा दिया जाएगा। ये देखो, छंद का संघटक तत्व नहीं है तो रति जो है छंद का संघटक तत्व नहीं है, क्योंकि जो है आप लोगों का रस का रहता है। ओके,
तो ये आप लोगों का छंद से इसका कोई संबंध नहीं रहता है, इसका रस से संबंध रहता है, संघटक तत्व नहीं है। लेकिन क्रम, गण, यति, तो ये तीनों चीज़ों का संबंध जो है छंद से रहता है। ओके, अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला समाचार पत्र वर्तमान में कौन सा है? तो प्रेजेंट टाइम में राज्य में सर्वाधिक जो है समाचार पत्र वाला वर्तमान में कौन सा है? आप लोग इजीली बता सकते हो, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। हाँ जी, आप नहीं भूलूंगा। ये आप लोगों का जो है दैनिक भास्कर आप लोगों का राइट आंसर होना था, बल्कि आप लोगों को कोई गलती करना नहीं चाहिए था। दैनिक भास्कर दुनिया का, अभी भारत का और एमपी में बोले तो सबसे बड़ा समाचार पत्र समूह में से एक है। निकलने वाली एकमात्र खेल पत्रिका कौन सी है? एमपी में जो खेल पत्रिका निकलती है उसमें से कौन सी है? तो मध्य प्रदेश में निकलने वाली खेल पत्रिका जो आप लोगों की है वो है खेल हलचल। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का राइट आंसर रहेगा, खेल हलचल इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। लेखकों के उपनाम किस विराम चिन्ह के भीतर लिखे जाते हैं? तो आप लोगों को पता होगा कि किसी विशेष नाम को या किसी विशेष कोटेशन को किस ना किस जो उसके भीतर लिखते हैं विराम चिन्ह के भीतर, तो कौन सा विराम चिन्ह होता है बताइए? उपनाम वगैरह कुछ भी लिखा जाता है तो ये आप लोगों का एक गहरा उदाहरण चिन्ह के द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। इस तरीके से अपन इसे इन्वर्टेड कॉमा के रूप में भी जानते हैं ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। नाम वगैरह सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है, और किसी के कोई कथन होता है या कोई परिभाषा विशेष उसी साइंटिस्ट के द्वारा कही जाती है तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। इनका मतलब ये होता है कि इसको कोई बदल नहीं सकता। इन्वर्टेड का मतलब इनवर्टेड, इनवर्ट इसका इंग्लिश वर्ड है, तो इनवर्ट मतलब वर्ट माना होता है बदलना, मीन्स इन्वर्टेड मतलब इसको बदला नहीं जा सकता, इसीलिए इनको इन्वर्टेड जो है कॉमा में रखा जाता है। ओके, थोड़ा सा इनका हिंदी अर्थ को भी समझ लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का क्या कहता है, 6 वाक्यांश आप लोगों को दिए गए हैं। पहला वाला और अंतिम तो आप लोगों का क्रम से लगा हुआ है, सिर्फ आप लोगों को बीच के 4 को क्रम से लगाना है। ओके, ये क्वेश्चन एमपी एसआई में, टेट में काफ़ी जगह पूछे जाते हैं, तो बताइए इसका क्या राइट आंसर होने वाला है आपका? देखो, ये जो कुछ लोगों ने डी लगाया था इसका राइट आंसर तो वैसे वी है। अभी इसको थोड़ा सीक्वेंस में जमाने की कोशिश किया करो। आप लोगों को क्या है कि लाइन से अकॉर्डिंग जमाना आना चाहिए। जैसे कि दिया गया था कि निराला जी ने केवल कविताएं ही नहीं लिखी, कविताएं नहीं लिखी, उसके बाद अपितु साहित्य की अन्य विधाओं में भी शासन के विरुद्ध विभिन्न नामों से अपनी कलम चलाई है। तो इस तरीके से इसका पूरा का पूरा सीक्वेंस आप लोगों को जमाना था। अभी हम किसी और को जमा के देखते हैं जमता है क्या, या ये वाला जमाते हैं। ठीक है, निराला जी केवल कविताएं ही नहीं लिखी, मैं भी क्या, तो मतलब मैं भी क्या, मतलब पूरा सेंटेंस नहीं बनना है ना। इस तरीके से क्या है, सेंटेंस ऑटोमेटिकली बन जाता है जब भी आप लोगों का ये सीक्वेंस वाइज जमाना होता है। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, सेम कंडीशन में है, 6 वाक्यांश दिए गए हैं और पहला और लास्ट वाला आप लोगों का सेट है, आप लोगों का बीच वाले का अरेंजमेंट करना है, तो उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए कौन सा आप लोगों का राइट आंसर होगा। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा डी वाला। डी वाला क्या कहता है, यूनानियों के लिए विज्ञान और दर्शन में कोई अंतर नहीं था, क्योंकि सभी दार्शनिक भौतिक संसार को बदलने का प्रयत्न करते थे। तो ये क्या है, आप लोगों को सीक्वेंस में जमाना है। ओके, विमुक्त करना या छूट देना के लिए उपयुक्त अंग्रेजी वर्ड आप लोगों को बताना है कि विमुक्त करना या छूट देना का अंग्रेजी वर्ड क्या होता है। तो विमुक्त करना या छूट देना का जो आप लोगों का उपयुक्त शब्द है, आप लोगों का उपयुक्त शब्द आप लोगों का इसमें था एग्जेम्प्टेशन, सी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अब आप लोगों का दिया गया है अमेंडमेंट के लिए उपयुक्त शब्द क्या रहता है, तो बताइए भाई क्या रहता है। अमेंडमेंट के लिए उपयुक्त शब्द जो आप लोगों का रहता है वो संशोधन रहता है, तो सी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। मैथिली भाषा की लिपि कौन सी है, तो मैथिली भाषा की लिपि कौन सी, बताइए भाई मैथिली भाषा की लिपि कौन सी है। देखो, इसमें मैथिली शरण की जो मैथिली भाषा की लिपि जो आप लोगों की थी वो देवनागरी थी, तो आप लोगों का बी वाला जो है राइट आंसर होगा इसमें। ओके, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है, तो बताइए भाई किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। देखो, बनारस क्षेत्र की जो बोली आप लोगों की है वो इसको काशिका कहा जाता है। ठीक है, अब भोजपुर की आप लोगों को पता है भोजपुरी ही लैंग्वेज बोला जाता है, ये तो आप लोगों को नॉर्मल क्लिक करना चाहिए था। वैसे ये जो भी लोग प्लस कोर्स हैं या प्लस प्लेटफॉर्म पर हैं तो उनको बताना चाहूँगा, मेरा अभी एक प्लस कोर्स चल रहा है, क्रैश कोर्स एमपी एसआई एमपी पुलिस के लिए, तो इसे इनरोल ज़रूर कर लेना है और साथ ही साथ फॉलो भी कर लेना है यदि आप लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया है। और संपादक के नाम पत्र में संबोधन के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसका नाम बताइए भाई, किस नाम का प्रयोग किया जाता है संपादक के लिए। तो संपादक के नाम पत्र में संबोधन के लिए महोदय शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, महोदय, ये पूजनीय वगैरह तो ये प्रिय करते हैं मित्र के लिए, है ना।
और ये पूजनीय करते हैं कोई, जैसे कि माता पिता हो गए, या माता पिता के लिए पूजनीय का प्रयोग करते हैं। महोदय संपादक या बड़े के लिए करते हैं ना, माननीय महोदय, ऐसा वैसा, है ना। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। श्रद्धेय का कन्फर्मेशन नहीं हो रहा है, श्रद्धेय कहाँ यूज़ करते हैं, क्या किसी मरणोपरांत यूज़ करते हैं क्या इसको। अगला क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है, किसी सजीव या निर्जीव पदार्थ का वर्णन निबंध कहलाता है। तो सजीव या निर्जीव पदार्थ का वर्णन कौन सा निबंध कहलाता है, आपको ये बताना है। तो बताइए भाई कौन सा निबंध कहलाता है। तो भाई कैसे, ऐसे कि ये सजीव और निर्जीव का वर्णन, भाई निर्जीव किसी का भी वर्णन किया जाता है, किसी भी चीज़ का लीजिए, वो क्लियर बोल रहा है आप लोगों से वर्णन, तो वर्णन वाला निबंध वर्णनात्मक निबंध कहलाएगा। और कैसा कहलाएगा, ओके। तो वर्णन करने का मतलब होता है इसकी एक एक अंग का वर्णन कह सकते हैं, उसको हम कहते हैं वर्णन, है ना। तो ये वर्णनात्मक निबंध जो है उसमें स्पष्ट जब लिख करके आएगा कि वर्णन करना, तब आप लोगों को वर्णनात्मक निबंध करना है। या किसी के भाव को हम रखते हैं तो भावात्मक निबंध होता है। किसी के विचारों को प्रकट करने के लिए कोई निबंध लिखते हैं तो विचारात्मक निबंध होता है। अक्सर जो हम पेपर में लिखते हैं ना, वो आप लोगों का विचारात्मक निबंध होता है, इस बात को ध्यान रखना है, ओके। और विवरणात्मक निबंध किसी सत्य घटना शैली को जो है स्थापित करने के लिए जो विवरणात्मक निबंध का प्रयोग किया जाता है। विवरण, उस विषय के बारे में विवरण या किसी विशेष चीज़ के बारे में हम विवरण दे रहे हैं, ओके। ये दिया गया है कि अनुसार निबंध का उद्देश्य मन की उन्मुख उड़ान, रसास्वादन, सौंदर्य की खोज और आनंद का बोध है। तो ये किसने कहा है, ये परिभाषा, निबंध की परिभाषा दी गई है, अच्छे से पढ़ लीजिए। ये किसके द्वारा दी गई है ये आपको बताना है। इसमें तो आप लोगों का राइट आंसर सी होगा, पृथ्वीनाथ पांडे। और काफ़ी सारे लोग इसको चुन रहे थे, तो उनको मैं बताना चाहूँगा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की जो परिभाषा दी गई उसमें स्पष्ट कहा गया है कि निबंध को गद्य की कसौटी कहा गया है, ठीक है। तो ये जो वाक्य भी पूछ लिया जाता है कभी कभार कि निबंध को गद्य की कसौटी किसके द्वारा कहा गया है, तो इसमें भी आप लोग एक आंसर लगा सकते थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ओके। मृत्युंजय जो रचना है, इसके रचनाकार का नाम क्या है वो बताना है, बताइए। तो इसके रचनाकार के बारे में पूछा गया था, ओनली नाम बस मात्र, राय देवी आप लोगों का राइट आंसर होना था। मृत्युंजय रचना जो लिखी गई राय देवी प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। एमपी का कोई सा भी एग्जाम हो उसमें ये बिल्कुल नॉर्मल बात है कि ये रचनाकार या पूरे भारत में किसी भी कोई नेशनल लेवल के जो कवि होते हैं उनके नाम, मोस्ट ऑफ उनकी कविताओं को किसने लिखा है या ये किसकी कविता, ये किताब किसकी, ये क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो प्लीज़ इनका लेवल सुधारने के लिए आप लोग जो है पाठक के नामों को याद अवश्य कर लें। 1 या 2 नंबर का हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, एक अपने आप में टॉपिक है ये, है ना। अगला ही क्वेश्चन दिया गया, मुक्तिबोध की कहानी संग्रह निम्न में से है। तो किस में से जो है मुक्तिबोध की कहानी संग्रहित की गई है, बताइए। तो मुक्तिबोध की कहानी संग्रह निम्न में से काठ का सपना नाम की जो है काव्य पुस्तक है, उसमें से जो मुक्तिबोध की कहानी ली गई है। दोहा, चौपाई, सवैया, सोरठा आदि की प्रथमावली के अंत में कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो बताइए भाई, आप लोगों को पता है दोहा छंद होता है, चौपाई छंद होता है। सीधा क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि छंद के अंत में कौन से जो है विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखो, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोहा, चौपाई, सवैया हो, सोरठा हो, ठीक है। प्रातःकाल निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है। तो प्रातःकाल मुहावरे का, किसी न किसी मुहावरे का अर्थ है प्रातःकाल। तो ये तो मुझे आज पहली बार पता लगा है, तो बताइए किसका अर्थ है ये। इसमें जो प्रातःकाल जो आप लोगों का राइट आंसर है, प्रातःकाल में मुहावरा दिया गया है वो है अंधेरे मुँह, ठीक है। तो इसमें ए वाला आप लोगों का राइट आंसर होगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका सही अर्थ आप लोगों को बताना है। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती, वी नॉन वेल। तो आप लोगों का इसमें क्या राइट आंसर होना चाहिए। एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका जो है सही उदाहरण जो आप लोगों के लिए है कि एक और झगड़ा कभी नहीं होता। तो आप लोगों का सी वाला जो है राइट आंसर होगा इसका। अगला का नीचे दिया गया है इसमें आप लोगों का अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार उदाहरण है। तो भाई किसका उदाहरण है आप लोगों को ये बताना है, बताइए भाई किसका उदाहरण है ये। अनुप्रास और पुनरुक्ति अलंकार का जो उदाहरण आप लोगों का होने वाला है वो डी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। पात भरी सहरी सकत सुत बारे बारे, तो डी वाला आप लोगों का राइट आंसर होगा इसमें। संत हृदय एक्सप्लेन, अभी इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि इसका अर्थ क्या होता है, तो ये सॉरी आई एम अनेबल टू एक्सप्लेन दिस। मुख चंद्रमा ये मैं कर सकता था, लेकिन पुनरुक्ति अलंकार को मैं समझा सकता हूँ क्या रहता है। अनुप्रास और पुनरुक्ति अलंकार होते हैं जिसमें पात भरी सहरी सहरी, तो इसमें एक शब्द के दो अलग अलग अर्थ रहते हैं। किसी समय कोई अर्थ रहता है
जैसे बारे बारे, तो एक बार बारे का कुछ और अर्थ है, दूसरी बार बारे का कुछ और अर्थ है, इस तरीके से रहते हैं जो। ओके, आप लोगों ने शायद पढ़े होंगे अनुप्रास अलंकार या बारे बारे का अर्थ एक जगह अलग अलग अर्थ होगा। ओके, पुनरुक्ति मतलब उसी चीज का पुनः प्रयोग करना। संत हृदय नवनीत शमाना, कहा कविन में कविन पे कहन न जाना, उदाहरण किस चीज़ का है? ये तो भाई ये तो काफ़ी गहरे होते हैं, इसमें आप लोगों का सी राइट आंसर होगा। ओके, इसमें जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया अगला, मैया कवहीं बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुझे दूध पियत भाई अबऊ, यह अबऊ है छोटी, तू तो कहती बल्कि वेनी ज्यों है लंबी मोटी, काड़त गुहत नहावत औछत नागिन सी लुई लोटी। तो ये किस रस का उदाहरण है? इसको आप लोग रस तो आसानी से बता सकते हो, किस रस का उदाहरण है ये। तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर है वो आप लोगों का जो है वात्सल रस आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों से बोल रहा है कि माधुर्य गुण प्राय किस रस में रहता है, तो बताइए भाई माधुर्य गुण आप लोगों का किस रस में रहता है? बता सकते हो किस रस में रहता है? देखो माधुर्य गुण किस रस में रहता है, तो माधुर्य गुण आप लोगों को पता है सभी रसों में रहता है, श्रृंगार, शांत रस में और करुणा रस में। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देव्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भाई देव्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा आपको ये बताना है, बताइए क्या होगा। तो देव्यर्थ का जो आप लोगों का संधि जो इसमें आप लोगों का है वो देवी प्लस अर्थ होगा, ना ही देव प्लस व्यर्थ होगा। ओके, देव्यर्थ लिखा है तो देवी प्लस अर्थ इक्वल टू देव्यर्थ। ओके, सा वर्ण जो आप लोगों का है वो कैसा है? सा को आप बोल के देखिए, तालब्य है, मूर्धन्य है, दंतव्य है, उष्टव्य है। आप लोगों ने यदि हिंदी पढ़ा होगा तो आसानी से बता दोगे। इसमें आप लोगों का तालब्य जो है राइट आंसर होगा, तालु से बोल रहे हैं इसको सा। तालब्य वर्णों की संख्या आप लोग बताइए भाई, ये आप लोग सभी छोटा बड़ा पढ़ के देखोगे, फिर आप लोगों को तालब्य वर्णों की संख्या ज्ञात होगी, याद होगा तो आप जल्दी बता दोगे। तो बताइए कितने हैं तालब्य वर्ण? तालब्य वर्णों की संख्या जो रहती है वो 9 है, जो तालु से मिलकर के बनते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का क्या कहता है देखिएगा, दिया गया है क्वेश्चन, देशार्पण में समास, तो आप लोगों को बताना है देशार्पण में समास कौन सा यूज होता है। देशार्पण में 146 वाले का बताइए। देशार्पण में जो आपका समास है वो आप लोगों का है संप्रदान समास। देश के लिए अर्पण, मैंने बताया था कर्ता ने कारण को कारणम से द्वारा प्रदान के लिए, तो इस तरीके से आप लोगों का रहता है। निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो ताप और तप्य का अलग अलग अंतर होगा, तो वो बताइए भाई कौन सा इसमें आपका राइट आंसर हो गया। मैं इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर है वो तपस्या और शिव है ना। तप यानी होता है तपस्या और तप यानी होता है आप लोगों का शिव, तो आप लोगों का जो है सी राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का, किस समूह में सभी शब्द जो है उत्सर्ग के पर्यायवाची, तो बताइए भाई उत्कर्ष के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? उत्कर्ष के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो उत्कर्ष का पर्यायवाची आप लोगों का जो रहेगा उत्थान, तरक्की है ना, अभुत्य, ये आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा सी वाला। निर्भय का विलोम शब्द क्या होगा? निर्भय का विलोम पता, निर्भय का विलोम चुनिए। तो निर्भय का विलोम इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? ये आज का आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है जो हमेशा आप लोगों का पूछा जाता है। इसी के साथ आज की जो इसका महाभारत राइट आंसर होगा, इसी के साथ आज की क्लास जो है आप लोगों की कंप्लीट की जाती है। एंड जो लोग भी प्लस प्लेटफॉर्म पर हैं तो वहाँ पर इनरोल जरूर कर लेना है। यदि प्लस कोर्स परचेस नहीं किया है तो कर लीजिए, जिसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है MCG Academy 10। ओके, और यूट्यूब चैनल है MCG Academy, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, जिससे वहाँ पर आप लोगों को रिवीजन क्लासेस मिल जाती हैं टाइम टू टाइम। आई होप आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप लोगों को जो है टाइम टू टाइम आना ज़रूर है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो है पूरे क्वेश्चन आप लोगों ने अटेंड किए तो इसके लिए, ठीक है। इसको वीडियो को अपने भाइयों के साथ शेयर जरूर करना है।